नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, ज्योतिष का वो एक ही बड़ा अभिन्न विषय है, प्रश्नकाल कुंडली। जिन लोगों को अपनी बर्थ डेट पता नहीं है, जिनको अपना बर्थ का समय पता नहीं है, जिनके पास किसी प्रकार का अपना जन्म का कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है, साक्ष्य नहीं है, उसके लिए हम प्रश्नकाल कुंडली के माध्यम से उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये वैदिक ज्योतिष में एक विधान है। तो कैसे ये प्रोसेस होती है, उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये विषय आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही लाभदायक और ज्ञानवर्धक ये सब्जेक्ट है। कृपया ध्यान से वीडियो को देखें और इसमें आपको संपूर्ण वीडियो देखना है, इसको स्किप नहीं करना है बीच में से, अदरवाइज कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलते हैं आइए। ये हॉरोस्कोप है जैसे किसी का, ये कालपुरुष की कुंडली है। जैसे मान लीजिए आप कालपुरुष की कुंडली में ये पहला घर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं हमारी जन्म कुंडली में। और इसमें पहला जो घर होता है ये लग्न कहलाता है। इस घर को हम क्या बोलते हैं? लग्न। लग्न कहलाता है। तो जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और वो अपने प्रश्न को लेकर हमारे सामने रखता है, तो किस प्रकार से हमें उसकी प्रश्न कुंडली बनाना है और उसको जवाब देना है, इस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ये हॉरोस्कोप है, कुंडली बनी हुई है ऑलरेडी। देखिए आप, मेष लग्न की ये कुंडली बनी हुई है। सामान्यतः आप देखेंगे व्यक्ति के मन में जो प्रश्न होता है ना, वो चंद्रमा जहां बैठे होंगे, जब आप प्रश्नकाल कुंडली बनाओगे तो चंद्रमा जहां बैठे होंगे, मान लीजिए कि चंद्रमा लग्न में, इसमें कुंडली में यहाँ बैठे हुए, सेकंड हाउस में बैठे हुए, तो व्यक्ति का जो प्रश्न होगा वो या तो धन से संबंधित होगा या उसके परिवार कुटुंब से संबंधित होगा। यही चंद्रमा यदि तीसरे घर में बैठे हैं तो व्यक्ति का जो प्रश्न होगा वो छोटे भाई बहनों से लेकर होगा या अपने किसी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड समस्या का या मल्टीमीडिया से रिलेटेड प्रॉब्लम का आपके सामने डिस्कशन करने वो व्यक्ति आया हुआ है। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा चौथे घर में बैठे हुए हैं तो आप मान के चलिए वो अपनी फैमिली मैटर को रिलेटेड बात करने आपसे आया है, अपने माँ के स्वास्थ्य के विषय में भी आपसे बात करने आया होगा। इसी प्रकार यदि पांचवें घर में चंद्रमा है, जब आप ये प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो आप देखिए पांचवें घर में यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं तो संतान से रिलेटेड उसका प्रश्न हो गया, या उसका स्टूडेंट है तो उसका एजुकेशन, विद्या से रिलेटेड प्रश्न होगा। इसी प्रकार से यदि छठवें घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो उसका जो प्रश्न होगा वो नौकरी से संबंधित प्रश्न होगा, कंपटीशन से संबंधित प्रश्न होगा। सातवें घर में यदि चंद्रमा है तो शादी से रिलेटेड या व्यापार से रिलेटेड सवाल लेकर आपके पास आया होगा। आठवें घर में यदि हम आ जाते हैं तो व्यक्ति अपनी ससुराल से संबंधित सवाल लेके आपके पास आ सकता है। अपनी रिसर्च पढ़ रहा है, स्टूडेंट है, तो रिसर्च वगैरह के संबंधित भी सवाल आपसे पूछ सकता है। नौवें घर में यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं तो पिता से संबंधित बात आपसे करने आया है, या फिर वो किसी धर्म यात्रा पे कहीं जाना है फैमिली के साथ, उसके विषय में भी आपसे चर्चा करने आया होगा। इसी प्रकार से 10th हाउस में यदि देखें, यहाँ यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं तो वो आपको अपने कार्य से संबंधित या अपने ऑफिस से संबंधित कोई प्रश्न लेकर आपके पास आया है। यदि 11th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं तो आप मान के चलिए कि वो किसी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रश्न करना चाहता है कि ये मेरी इच्छा है, क्या मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी।
तो ये इच्छा पूर्ति का हाउस है, या कोई कार्य करने जा रहा है उसमें क्या मुझे लाभ की प्राप्ति होगी, ये उसका प्रश्न हो सकता है। इसी प्रकार यदि 12वें घर में है तो 12वें घर में यदि उसका प्रश्न है तो विदेश यात्रा से संबंधित प्रश्न आपसे कर सकता है, हॉस्पिटल से जेल से रिलेटेड प्रश्न उसका हो सकता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति कोई जातक आपके पास आता है और आपके सामने प्रश्न रखता है, प्रश्न रखने से पहले उसकी जब आप लग्न पत्रिका बनाते हैं उस समय कौन सी लग्न उदय हो रही है जिस समय वो व्यक्ति आया है उसको जब आप बनाएंगे तो ये चंद्रमा जहां बैठे होंगे उससे आप समझ के चलिए कि निश्चित तौर से इसी घर से संबंधित समस्या को लेकर आपके पास आया हुआ है, और ये लगभग सत्य होता है। ये टेस्टेड फॉर्मूला है, आप लगा कर देख सकते हैं, आजमा कर देख सकते हैं। दूसरी बात आती है अब कि कैसे जाने कि व्यक्ति ने कोई प्रश्न किया, उसके सवाल का सफलता का कितने हद तक चांसेज, तो उसको हम किस प्रकार देखते हैं। मान लीजिए मेष लग्न उसकी आती है, तो मेष लग्न क्या है, ये 3 प्रकार की होती हैं, इसमें चर, स्थिर और द्वय स्वभाव। इधर लिख देता हूं, द्वय स्वभाव राशि, ये चर राशि है, स्थिर राशि है, द्वय स्वभाव मतलब मेष है तो ये चर है। इसी प्रकार से आगे चलेंगे अपन, ये फिर कर्क है, ये चर है, स्थिर है, द्वय स्वभाव, चर स्थिर द्वय स्वभाव, चर स्थिर द्वय स्वभाव। तो जब प्रश्न पूछा गया है उस समय कौन सी लग्न निकल के आ रही है उससे पता चलता है ये प्रश्न इनका जो पूछा गया है उस कार्य में इनको सफलता मिलेगी या नहीं। तो अब प्रश्न का भी एक वो है कि वो किस चीज के लिए पूछा गया। मान लीजिए कोई वाहन खरीदने के लिए प्रश्न है किसी का, तो वो चूंकि चलने वाली चीज है तो उसको हम देखेंगे चर लग्न यदि आ रही है तो इसका मतलब ये उपयुक्त मुहूर्त है और उपयुक्त समय है, इनका प्रश्न सही है, ये काम इनका हो जाएगा। स्थिर है तो मान लीजिए घर के लिए प्रश्न है तो उसमें सवाल ये आता है कि घर मतलब स्थायी संपत्ति इसके पास रहेगी, संपत्ति से रिलेटेड प्रश्न है, जायदाद से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई आपका एक प्रॉपर्टी बनेगी, जायदाद बनेगी। द्वय स्वभाव है तो कार्य के होने की संभावना 50-50% होती है। यदि मान लीजिए मेष की जगह मिथुन लग्न आती है उस समय जब आप गोचर में उसका प्रश्न जब करते हैं और आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो वहां मान लीजिए मिथुन आती है या कन्या आती है ना, तो ये क्या हो गया, ये द्वय स्वभाव है। इसके धनु आती है तो ये द्वय स्वभाव हो गए। द्वय स्वभाव लग्न या राशि जब पड़ती है प्रश्न काल कुंडली में तो हम ये मान के चलते हैं कि कार्य की होने की संभावना 50-50 है। तो इस प्रकार से प्रश्न काल कुंडली का हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं और व्यक्ति को उसके प्रश्न का जवाब देते हैं। अब बात आती है कि कितने प्रश्न हमें प्रश्न काल कुंडली से देखना चाहिए। तो पहले तो मेरी यही राय है आपको कि एक प्रश्न आप लें एक बार में, और उस प्रश्न को जो मैंने आपको तरीका बताया है आप लग्न से देखें और वो चंद्रमा जहां बैठे आप वहां से देख सकते हो, उससे रिलेटेड प्रश्न होगा। और लग्न कौन सी आ रही है, चर है, स्थिर है या द्वय स्वभाव, उस प्रकार उस तरह से आप उनको जवाब दे दीजिए। फिर भी मान लीजिए यदि नहीं है तो दूसरा प्रश्न यदि वो करते हैं तो दूसरे प्रश्न को आप चंद्रमा से देखिए। फिर चंद्रमा जिस राशि में लग्न में बैठा हुआ है वो कैसी है, वो स्थिर है, द्वय स्वभाव है या चर है। तो पहला प्रश्न हो गया, पहले प्रश्न को हम लग्न से देखेंगे। दूसरा यदि कोई प्रश्न करता है तो उसको चंद्रमा से देखेंगे। तीसरा यदि किसी का प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति तीसरा भी प्रश्न करता है तो उसको हम सूर्य की पोजीशन से देखेंगे कि कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, जिस भाव में जिस राशि में बैठे हुए हैं उस वो राशि कैसी है, वो लग्न कैसी है, चर है, स्थिर है, द्वय स्वभाव है, जल की राशि है,
वायु की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। और जैसे सूर्य बैठे हैं तो कितनी डिग्री से बैठे हुए हैं, उनकी पोजीशन कैसी है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि क्षेत्रीय राशि में बैठे हैं, कैसे बैठे हुए हैं। यदि चौथा प्रश्न करता है तो उसको गुरु से देखा जाएगा। और भी अगर ज्यादा करता, पांचवा प्रश्न कर रहा है तो फिर आप बुध से देख लीजिए। इस प्रकार से छठवा करता है तो आप मंगल से देख लीजिए। ये इसका क्रमश है। पर मेरा अपना ये मानना है, मेरी अपनी राय है कि प्रश्नकाल कुंडली में एक बार में एक ही प्रश्न लेना चाहिए, तो उसकी फलित होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक से अधिक प्रश्न यदि हम लेते हैं तो उसके फलित होने की संभावना उतनी कम होती जाती है। बहुत ज्यादा है, 2 प्रश्न करिए, 3 से ज्यादा तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी फिर प्रेडिक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। और फिर लोग ज्योतिषी को झूठा बोलते हैं, ज्योतिष पर लांछन लगाते हैं, आपकी योग्यता पर लांछन लगाते हैं। उससे बेहतर है यदि जातक आपके पास आ रहा है उनको बहुत क्लियर कट बोल दो कि भाई एक बार में हम एक ही प्रश्न लेंगे। यदि एक से अधिक प्रश्न कर रहे हैं तो फिर मैंने आपको तरीका बताया है। पहले को लग्न से, दूसरे को चंद्रमा से, तीसरे को सूर्य से, चौथे को गुरु से। इस प्रकार से फिर उसको देखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं प्रश्नकाल कुंडली हम किस तरह से बनाते हैं, क्या इसका तरीका है, लोगों को उनके प्रश्नों का जवाब हम किस तरह से देते हैं, ये आप इस प्रकार से बनाकर दे सकते हैं। बनने को तो जब लग्न कुंडली बन गई तो इससे सारी बन जाती है, इसी से आप षोडश वर्ग कुंडली पूरी बन जाएंगी, सारा कुछ निकल के आ जाएगा। लेकिन सामान्यतः लोग एक प्रश्न लेते हैं, 2 प्रश्न लेते हैं, 3 प्रश्न लेते हैं, उनके सबके आंसर आपको यहीं से मिल जाते हैं। इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम नवांशा देखें, D30 देखें या D12 देखें या D7 देखें या वगैरह वगैरह। तो साथियों, यदि आपको ये ज्ञानवर्धक लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। आप आपकी सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए।